फर्स्ट ईयर बॉटनी के मॉडल पेपर्स का बेहतरीन सोल्यूशन ढूंढ रहे थे ना, हम लेके आ गए आपके लिए बॉटनी ज़ूलॉजी के मॉडल पेपर 2025 का बेहतरीन सोल्यूशन, जिसमें हम आपको बताएंगे स्ट्रैटेजीज, टेक्निक्स और पेपर सॉल्विंग ट्रिक्स जिससे आप अपने रिजल्ट को बेहतरीन बना सकते हैं। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, एक नए वीडियो के साथ हाजिर हैं। मॉडल पेपर की बात हो रही थी, ज़ूलॉजी के मॉडल पेपर को डिस्कस किया था। अब बॉटनी के मॉडल पेपर को डिस्कस कर लेते हैं। जिस तरह से पहले हमने तरतीब बनाई थी कि पहले हम एमसीक्यूज़ की बात करते हैं। एमसीक्यूज़ के बारे में मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था कि देखें एमसीक्यूज़ जो हमारी मॉडल पेपर में आए हुए हैं और पेपर में भी आमतौर पर पूछे जाते हैं, वो हमारी किताब से ही होते हैं, या वो जो एक्सरसाइज है हर बुक के पीछे हर चैप्टर के बाद, या तो वहाँ से आते हैं या फिर वो आपकी बुक की एग्जैक्ट लाइंस होती हैं। तो बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन सेल दैट आर स्पेशलाइज इन प्रोड्यूसिंग विच आर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। राइबोसोम की अगर बात आ गई तो डायरेक्टली दिमाग में एक ही चीज़ आती है, प्रोटीन, बिकॉज दे आर प्रोटीन फैक्टरीज ऑफ द बॉडी। फिर कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स मेनली कंसर्न विद द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की डिटॉक्सिफिकेशन आपके पास माइक्रोबॉडी से काम होता है, इसमें मशहूर नाम पेरोक्सीसोम है। इसी तरीके से आगे बात करते हैं, कहते हैं कि द लीनियर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वाटर टू NADPH कपल्ड टू ATP सिंथेसिस इज़ नोन एज डैश। अब इसके अंदर मामला ये है कि आपके पास H2O है, वो आगे जाके इलेक्ट्रॉन देता है अपना PS2 को, PS2 इलेक्ट्रॉन देता है PS1 को, PS1 इलेक्ट्रॉन देता है NADPH को, ठीक है। और इस दौरान आपके पास ATP की फॉर्मेशन भी हो जाती है। इसको हम साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन का नाम देते हैं, नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन का नाम देते हैं कि साइकिल बल्कि लीनियर फ्लो में चीज़ें चल रही हैं। क्लोरोफिल इज़ ऑर्गेनाइज्ड अलॉन्ग विद अदर मॉलिक्यूल इन फोटोसिस्टम विच हैज़ लाइट गैदरिंग डैश। लाइट गैदरिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं उनको हम आमतौर पर एंटीना कॉम्प्लेक्सेस या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। याद रहे कि ये वीडियोस हम लोग आमतौर पे आपको स्ट्रैटेजीज, टेक्निक्स बताने के लिए बनाते हैं ताकि आपको आइडिया हो सके कि पेपर आपने देना कैसे है, ठीक है। जो डिटेल कॉन्सेप्ट्स हैं, टॉपिक कौन सा है, किस तरह से पढ़ना है, क्या चीज़ें हैं सारी, उनके पीछे के जो लिटरेचर है वो कौन सा है, उसके लिए आपके पास छाजाओं में वीडियोस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मौजूद हैं, तो उनकी तरफ मैं आपको रेकमेंड करूँगा फॉर डिटेल वीडियोज़। वे कहते हैं हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन इन क्रैब साइकिल व्हेन वन ग्लूकोज इज कंज्यूम्ड। एक ग्लूकोज अगर कंज्यूम हुआ है तो आपके पास कितने ATP प्रोड्यूस होंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से ड्यूरिंग क्रैब साइकिल, तो एक ही प्रोड्यूस होगा। व्हेन वाइल्ड RNA मेक्स न्यू DNA इट इज़ नोन एज डैश। ये आपके पास वो फिनोमेना है जो एड्स के वायरस में देखने को मिलता है, HIV में देखने को मिलता है, इसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। वायरस दैट सिवियरली डैमेज मोटर न्यूरॉन्स एंड कॉज पैरालिसिस इज कॉल्ड डैश। वायरसेस जो हैं वो सिवियरली डैमेज करते हैं आपके मोटर न्यूरॉन्स को और पैरालिसिस कॉज करते हैं, तो ये आपको पोलियो में देखने को मिलता है। एडीज मॉस्किटो इज़ द वेक्टर ऑफ डैश। एडीज मॉस्किटो वेक्टर है आर्बो वायरसेस का, वो वायरसेस के जो कि आपके पास डेंगू या चिकनगुनिया इस तरह की चीज़ें कॉज करते हैं। फिर कहते हैं बैक्टीरिया शो सेवरल टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स एज फ्लेक्सिंग, स्पिनिंग, फ्री स्विमिंग एंड क्रीपिंग। हमारी एग्जैक्टली बुक की लाइन है। स्पायरोकीटा बैक्टीरिया जो होता है, जो इस तरह से थोड़े से होते हैं, वो आपको मुख्तलिफ टाइप की मूवमेंट्स दिखा रहे होते हैं। वन ऑफ द फर्स्ट केमिकल टू बी यूज फॉर डिसइंफेक्शन, फिनॉल। बुक की एग्जैक्ट लाइन है, बैक्टीरिया का चैप्टर है जहाँ पर केमिकल मेथड्स हैं बैक्टीरिया के कंट्रोल के, उसके अंदर एग्जैक्ट बात लिखी हुई है। फिर कहते हैं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर किस तरह की होती है। पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इज ऑलवेज थिक। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सुक्रोज इनटू सीव एलिमेंट अ स्टेप कॉमनली कॉल्ड डैश। एक्टिव ट्रांसपोर्ट सुक्रोज की जो है सीव एलिमेंट्स में, इसको हम फ्लोएम लोडिंग का नाम देते हैं। इन विच मिनरल डेफिसिट सॉइल कार्निवल प्लांट टिपिकली लिव। सॉइल कार्निवल प्लांट्स टिपिकली रहते हैं नाइट्रोजन डेफिसिट सॉइल के अंदर, जैसे इंसेक्टिवरस प्लांट्स हैं ना आपके, वीनस फ्लाईट्रैप वगैरह। द कैपेसिटी ऑफ लिविंग सिस्टम्स टू लूज वाटर इज ऑस्मोटिक प्रेशर। द प्रोडक्शन ऑफ लेटरल अपेंडिसेस डिपेंड ऑन द एक्टिविटी ऑफ। हमारे पास अगर हम प्लांट को देखते हैं तो प्लांट में हमारे पास 2-3 तरीके की चीज़ें आ जाती हैं। एक आपके पास एपिकल मेरिस्टेम आ जाता है जो हाइट वगैरह बनाने में हेल्प करता है। एक आपके पास लेटरल मेरिस्टेम आ जाता है तो लेटरल ग्रोथ करवाता है। और एक आपके पास इंटरकैरल मेरिस्टेम होता है जो कि 2 डिफरेंट नोड्स के दरमियान में डिस्टेंस को बढ़ाने में हेल्प देता है। तो यहाँ पर जवाब है लेटरल मेरिस्टेम।
टे सेल्स डिजीज़ एक डिजीज़ है जो कि लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ कहलाती है। हमारे पास 3 लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ लिखी हुई हैं, उनमें से एक टे सेल्स डिजीज़ है। तो इसके बारे में पूछा जा रहा है कि वो अगर हो जाती है तो कौन से कंपोनेंट की वजह से होती है, तो वो लाइसोसोम्स की वजह से होती है। एंजाइम्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग कार्बोक्सिलेशन, वो एंजाइम जो कार्बोक्सिलेशन में इस्तेमाल होते हैं वो कौन से वाले हैं? रुबिस्को आमतौर पे कार्बोक्सिलेशन में इस्तेमाल होता है, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज। द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू लीफ अगेंस्ट द ग्रेविटी इज नोन एज असेंट ऑफ सैप, यानी सैप का ऊपर की तरफ मूव करना। अगर आपको तलाश है ऐसे टीचर्स की जो आपकी प्रिपरेशन कराएं बॉटनी, ज़ूलॉजी और इंटरमीडिएट के बाकी तमाम सब्जेक्ट्स की बेहतरीन अंदाज में, तो छाजों पे स्टार्ट होने जा रही हैं इंटरमीडिएट की ऑनलाइन क्लासेस तुम्हारे मैट्रिक के एग्जाम्स के फौरन बाद। और अभी चल रहा है छाजों पे अप टू 40% अर्ली बर्ड डिस्काउंट, तो अभी जाके अपने आप को इनरोल कराओ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवालात उसी तरह से होंगे जिस तरह से मैंने आपको पहले जिक्र किया था पिछली वाली ज़ूलॉजी की वीडियो के अंदर भी, कि 5 से 6 लाइन आपका मेन फोकस है, मिनिमम होने चाहिए व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। 5 से 6 लाइंस आपके पास एटलीस्ट होनी चाहिए। इस वीडियो में आपको जर्नल बताऊंगा, आइडिया दूंगा कि किस तरह से आप सवालात को सॉल्व कर सकते हैं और कितना कंटेंट आप ऐड कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन के अंदर। मिसाल के तौर पर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, वहाँ इंसेक्टिवोरल प्लांट्स यूज इंसेक्ट्स एज फूड। एक चीज़ याद रखिएगा, समटाइम कुछ सवालात ऐसे होते हैं कि जिनके जवाबात आपको इसी पेपर में मिल जाएंगे। यानी अभी हमने जैसे एमसीक्यू सॉल्व किए तो उसमें नाइट्रोजन वाला एक पॉइंट निकला हुआ था जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का था। अगर आपने एमसीक्यू सही तरीके से सॉल्व किया तो आप इस सवाल के जवाब तक भी सही तरीके से पहुंच सकते हैं। समटाइम्स कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स मौजूद होते हैं एमसीक्यूज़ के अंदर, तो उसको देख के भी आप अपना आंसर लिख सकते हैं। अब आप इसमें क्या बात करेंगे? अगर मैं आपसे सिंपली बात बोलूँ कि इंसेक्टिवोरस प्लांट जो इंसेक्ट्स को क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है, तो ये तो सवाल शुरू होते ही ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें हम एडिशन कैसे करेंगे, ये बात समझने की ज़रूरत है। तो इस सवाल में सबसे पहले तो आप डिफाइन करेंगे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते कौन से हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स को डिफाइन करेंगे, फिर आप मेन पॉइंट पे आएंगे कि वो इस्तेमाल क्या करते हैं, क्योंकि वो डेफिशिएंसी नाइट्रोजन की होती है उनके पास, तभी वो यहाँ से लिविंग ऑर्गेनिज्म से फीड करते हैं, वहाँ से नाइट्रोजन लेते हैं। फिर सवाल आएगा कि आपके पास जो वजह क्या है, रीज़न क्या है कि डेफिशिएंसी क्या होती है, क्यों होती है नाइट्रोजन की। और जब आप रीज़न बता देंगे कि जी वहाँ पर स्वाम्स होते हैं या पानी के अंदर जो बैक्टीरियल एक्टिविटी इतनी नहीं होती, पानी के अंदर एयर ऑक्सीजन कम होती है, तभी बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाते, डिकम्पोजिशन का रेट कम होता है, नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी कम होती है, इस तरह के पॉइंट्स बताएंगे तो अल्टीमेटली आप एग्जाम्पल्स दे के बात को ख़त्म कर देंगे। इस तरह से सवाल को ब्रेक डाउन करना है। फिर कहते हैं डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। बहुत आसान सी चीज़ है, बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन बतानी है। आप उसमें कॉक्सा बैक्टीरिया, बैसिला बैक्टीरिया एंड सो ऑन सारी एग्जाम्पल्स देते रहेंगे। वाई ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इज बेनिफिशियल फॉर द प्लांट्स। प्लांट्स के लिए ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट बेनिफिशियल क्यों होती है? अब देखें, इसमें भी सिंपल सी एक बात आ जाएगी। अगर हम डायरेक्टली बात करेंगे तो हम कहेंगे कि प्लांट को पानी चाहिए, बात ख़त्म हो गई। लेकिन हम ऐसे नहीं बोलेंगे। हम सबसे पहले बताएंगे कि ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट प्लांट के लिए, ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट बेसिकली होती क्या है। इंटरनली प्लांट अपना जो पानी का सॉल्ट का लेवल है वो किस तरह से यानी उसको मेंटेन करता है, पहले हम उसको डिफाइन कर देंगे। सबसे पहली चीज़ होगी। दूसरी चीज़ हमारे पास होगी वो ये होगी कि प्लांट्स में किस तरह से, यानी आप यहाँ पर मेन पॉइंट डिफाइन कर देंगे कि प्लांट अपने अंदर सॉल्ट से एक्यूमुलेट कर लेता है, जिससे वो ऑस्मोटिक पोटेंशियल उसका बढ़ जाता है, तो पानी अंदर मूव कर सकता है। मेन पॉइंट डिफाइन करने के बाद अब आप एग्जाम्पल्स देंगे। आप ये एग्जाम्पल देंगे हेलोफाइट की, आप एग्जाम्पल देंगे मीजोफाइट की, आप एग्जाम्पल देंगे हाइड्रोफाइट्स की, कि एज यू आर चेंजिंग द इन्वायरमेंट यू आर चेंजिंग द प्लांट सॉइल एटमॉस्फेयर कॉन्टिन्यूम। यानी प्लांट सॉइल एटमॉस्फेयर कॉन्टिन्यूम चेंज हो रहा है तो प्लांट अपने अंदर के डायनामिक्स चेंज कर रहा होता है। इसके बाद हम बात करते हैं, कहते हैं व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव नेगेटिव सेंस वायरसेस। पॉजिटिव नेगेटिव साइंस वायरसेस आपने एक सिंगल एक डेफिनेशन दे दी पॉजिटिव सेंस वायरसेस की, फिर दे दी नेगेटिव सेंस वायरसेस की। डिफाइन कर देंगे, काफ़ी है, इसकी लंबी चौड़ी कहानी आपको करने की जरूरत नहीं, एग्जाम्पल जरूर दे दिएगा। फिर कहते हैं ड्रॉ द वेल लेबल डायग्राम ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। इन दो में से किसी एक चीज़ की आपने वेल लेबल डायग्राम बनानी है, जो आपको समझ में आप बना सकते हैं। बैक्टीरियोफेज वायरस की है तो ठीक है, या माइटोकॉन्ड्रिया की है तो भी ठीक है, लेकिन तस्वीर अगर अच्छी बनानी आती हो तो अटैम्प्ट कीजिएगा, वरना ये सवाल अटैम्प्ट नहीं कीजिएगा। एक्सप्लेन द बैक्टीरियल डिजीज इन प्लांट विद देयर साइंस, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। अब बैक्टीरियल डिजीज इन प्लांट आप 2 डिफाइन कर देंगे तब भी आपके लिए काफ़ी हो जाएगी। आप 2 कोई भी बैक्टीरियल डिजीज डिफाइन कर दें प्लांट के अंदर, उसमें आपने पहली डिजीज डिफाइन की, उसमें साइंस सिम्टम्स और प्रिवेंशन लिख दिए, दूसरी डिजीज डिफाइन की, साइंस सिम्टम्स और प्रिवेंशन कर दिए, आधे पे से ज़्यादा सवाल हो जाएगा आपका।
व्हाट आर द 4 इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन डार्क लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस और व्हाट डू यू मीन बाय बैक्टीरियल ग्रोथ, डिस्क्राइब इट्स फेजेस। अच्छा, अब दो में से कोई एक सवाल आपने करना है। पहले वाले सवाल की अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट इवेंट लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। अब इशू ये है कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के जो इंपॉर्टेंट फेजेस हैं उसको डिफाइन करना, वैसे तो लॉन्ग क्वेश्चन का सवाल है तो कैसे डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले आप बताएंगे कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता क्या है, डिफाइन कर दिया इसको सबसे पहले। दूसरी बात जो आपने की वो ये की कि इसके 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स कौन कौन से हैं। अच्छा, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन को जब डिफाइन करेंगे तो याद रखिएगा इसके अंदर आपने इसका रिएक्टेंट भी बताना है और इसके प्रोडक्ट भी बताने हैं। फिर तीसरी चीज़ में आ जाएंगे इसके स्टेप्स इसके जो स्टेप्स हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास वाटर की ब्रेकडाउन हो गई, आपके पास PS2 की ऑक्सीडेशन हो गई, जो सारे स्टेप्स हैं वो आपने बता दिए लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के, यानी आप मेन पॉइंट पे आ गए और इस पर आपका आंसर कंक्लूड हो जाएगा, दैट्स इट। अगर हम बैक्टीरियल ग्रोथ की बात करें तो बैक्टीरियल ग्रोथ के अंदर याद रखिएगा कि बैक्टीरियल ग्रोथ में आपने सबसे पहले बैक्टीरिया की जनरल रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी बतानी है, विच इज़ यूजली फिजन। यूजली यानी कॉमनली क्या है वो फिजन के जरिए डिवाइड करता है। दूसरी चीज़ जो बैक्टीरिया की हमारे पास आती है वो ये होती है कि बैक्टीरिया के अब आप फेजेस डिफाइन करते हैं, लैग, लॉग, स्टेशनरी फेज, सारे फेजेस डिफाइन करेंगे, लिखेंगे और एक दो लाइन के आगे लिख देंगे, आपका सवाल कंप्लीट हो जाएगा। डिफरेंशिएट बिटवीन लाइटिंग एंड लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। लाइटिंग लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल बैक्टीरियोफेज की आपने डिफाइन करनी है, इसके दरमियान में डिफरेंशिएट करना है। वही वाली बात जो मैंने पहले बताई थी, 1.5 मार्क्स कैरी करता है, तो आपने एटलीस्ट 4 मार्क्स बनाएंगे तो 4 पॉइंट्स लिखेंगे तो 2 एग्जाम्पल्स, इधर 2 मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे। वाई ATP इज कॉल्ड कॉमन एनर्जी करेंसी ऑफ द लिविंग सिस्टम। अच्छा, अब ये सवाल भी अच्छा है। अब आप ATP की बात करते हो, सबसे पहले आप यहाँ पर ATP को डिफाइन करेंगे। ATP को डिफाइन कर दिया आपने, डिफाइन में ATP का स्ट्रक्चर, इसका पूरा नाम, सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद आप ये बताएंगे कि ATP की सिंथेसिस होती कहाँ है। ATP की सिंथेसिस के लिए आप बताएंगे कि ATP आमतौर पर क्लोरोप्लास्ट में बनती है और आप ये बताएंगे कि ATP आमतौर पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनती है, इन 2 जगह पे बनती है। ठीक हो गया। अब एनर्जी करेंसी की बात क्यों है, क्योंकि तमाम प्रोसेस के अंदर जब इसकी ब्रेकडाउन होती है तो ये एनर्जी प्रोड्यूस कर रही होती है। उसमें आप साथ में ये भी लिख देंगे मेन पॉइंट यहाँ पर डिफाइन करके कि जब आपके पास कोई रिएक्शन होता है वहाँ ये एनर्जी रिलीज़ होती है। एनर्जी इतने किलोजूल्स पर मोल के हिसाब से, किलोजूल्स के हिसाब से रिलीज़ होती है और ये वो बेसिक इंस्ट्रूमेंट है या बेसिक चीज़ है, यूनिट है जो कि इस्तेमाल हो रहा होगा फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है। वाई कैम प्लांट क्लोज टोमेटा क्लोज इन डे टाइम। अच्छा, डे टाइम पे क्लोज क्यों करते हैं। अच्छा, इसके अंदर भी आप याद रखें कि इसमें भी आप जब डिफाइन करना शुरू करें सबसे पहले कैम प्लांट्स को डिफाइन करेंगे। कैम प्लांट्स होते वाले कौन से प्लांट्स हैं। ये वो प्लांट्स हैं कि सिंगल सेल प्लांट होते हैं, सिंगल सेल होता है और उसी सिंगल सेल के अंदर आप बताओगे यहाँ पर कि C4 पाथवे और C3 पाथवे दोनों चल रहे होते हैं। फिर स्टोमेटा क्लोज क्यों करता है दिन में। स्टोमेटा क्लोज इसलिए करता है क्योंकि इसके पास जो C4 साइकिल है वो दिन में चल रही होती है अंदर और साथ ही साथ C3 साइकिल चल रही होती है। दिन के टाइम पे अगर ये अपना जो मेन पॉइंट है, दिन के टाइम पे अगर ये अपने स्टोमेटा खोलेगा तो इसको डेसिकेशन हो जाएगी, ट्रांसपायरेशन बढ़ जाएगी, पानी का लॉस हो जाएगा। पानी का लॉस हो जाएगा, उसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो बैलेंस है वो क्रिएट हो जाएगा, इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा और फिर आपके पास फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये मेन पार्ट आपके पास है। तीसरी चीज़ आप जहाँ आप लिखोगे वो इसकी एग्जाम्पल्स डिफाइन कर दोगे। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। कोई सी भी 2 के ऊपर जो शॉर्ट नोट आपने लिखना है। बहुत सिंपल चीज़ें हैं, न्यूक्लियोलस है, साइटोस्केलेटन है, प्लास्टिड है, सिंपल बातें करनी है इसकी। डिस्क्राइब द रोल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेगुलेटिंग सेल इंटरेक्शन विद इट्स इन्वायरमेंट। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रोल बताना है सेल की इंटरेक्शंस के साथ। अब देखें इसमें सिंपल बात क्या होती है कि आप सबसे पहले तो यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिफाइन करेंगे। दूसरी चीज़ जो आपके पास यहाँ पर आ जाती है वो ये आ जाती है कि सेल मेम्ब्रेन की, तो आपने बताया कि डबल फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ये सारी चीज़ें। अब आप इसकी नेचर डिफाइन करेंगे कि इसकी नेचर कैसी होती है सेल मेम्ब्रेन की। आप बोलोगे कि सेल मेम्ब्रेन में आधा हिस्सा जो हाइड्रोफोबिक है, आधा हाइड्रोफिलिक है। फिर उसके बाद आप इसी चीज़ को यूज़ करते हुए, इसकी नेचर को यूज़ करते हुए ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन बताओगे। और इसमें बताओगे पोलर मॉलिक्यूल्स आसानी से चले आते हैं क्योंकि उसमें ये पार्ट होता है, उसमें नॉन पोलर पार्ट्स मुश्किल से जाते हैं, उनके लिए चैनल्स बने होते हैं क्योंकि उसकी वजूहात कुछ और होती हैं, क्योंकि वो लिपिड जो है वो आमतौर पे लिपोफोबिक स्ट्रक्चर्स होते हैं तो वो इंटरेक्ट नहीं कर पाते लिपिड के साथ। डिस्क्राइब द मेजर रोल एंड डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। 3 आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं या आपके पास मिनरल्स हैं और उसके बारे में आपने बात करनी है।
राइट कॉजेटिव एजेंट सिम्टम्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से सबका एक एक जो है वो कॉजेटिव एजेंट बताना है, हेपेटाइटिस का क्या होता है, सबका क्या होता है, और इनका सिम्टम्स और ट्रांसमिशन फैक्टर्स बताना है कि ये क्या क्या होते हैं, कहाँ कहाँ अटैक करते हैं, क्या क्या इनके असरात होते हैं और किस किस चीज़ से लग सकते हैं। अगर आपको तलाश है ऐसे टीचर्स की जो आपकी प्रिपरेशन कराएं बॉटनी, ज़ूलॉजी और इंटरमीडिएट के बाकी तमाम सब्जेक्ट्स की बेहतरीन अंदाज में, तो छाजों पे स्टार्ट होने जा रही हैं इंटरमीडिएट की ऑनलाइन क्लासेस तुम्हारे मैट्रिक के एग्जाम्स के फौरन बाद। और अभी चल रहा है छाजों पे अप टू 40% अर्ली बर्ड डिस्काउंट, तो अभी जाके अपने आप को इनरोल कराओ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स मूव ऑन टू सेक्शन सी। सेक्शन सी की बात कर लेते हैं। सेक्शन सी में सबसे अच्छी बात हमारी ये होती है कि ज़ूलॉजी बॉटनी दोनों के अंदर के सवालात बहुत ज़्यादा आते हैं, 4-5 सवालात होंगे, उसके बाद उसमें भी फर्दर और करके आपको एग्जांपल्स दी हुई होंगी ताकि आप ऑप्शन ज़्यादा से ज़्यादा अवेल कर सकें। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पास, आपको पता है लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत आसानी से लग जाते हैं। तो छाजो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेगा आपके एग्जाम से पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टेस्ट पेपर्स, गेस्ट पेपर्स, जिसको सॉल्व करके इंशाल्लाह अपने नंबर्स अच्छे सिक्योर कर सकते हो अपने फाइनल पेपर के अंदर। लेट्स गो टू दिस सेक्शन सी। सेक्शन सी के अंदर देखें, कहते हैं कि डिस्क्राइब ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड एंड क्रेब्स साइकिल इन डिटेल। अच्छा, अब पायरुविक एसिड की जो पायरुवेट की ऑक्सीडेशन है, यानी जो आपके पास लिंक रिएक्शन है, वो डिफाइन करना है, और क्रेब्स साइकिल डिटेल में डिफाइन करनी है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपने सिर्फ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन से बात स्टार्ट करनी है, उसके बाद आपने स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बतानी है, और एंड में आके एक फ्लो चार्ट ज़रूर बना दिएगा। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो है आपके पास, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जिसको हम C3 साइकिल कहते हैं, वो आपने डिटेल में डिफाइन करनी है। कुछ नहीं करना, याद रखिएगा एक चीज़ कि सबसे पहले तो आपने उसकी जो बेसिक्स हैं, यानी जो आपने बैकग्राउंड है, आप वो बताओगे कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, इंडिपेंडेंट रिएक्शन क्या होता है, C3 साइकिल को C3 क्यों कहते हैं, जनरल बातें हो गई। फिर आप मेन पॉइंट के ऊपर आओगे, फिर मेन पॉइंट पे आके आप C3 साइकिल के 3 मुख्तलिफ स्टेप्स निकालोगे, वो 3 स्टेप्स आप 3 पॉइंट्स या 3 स्टेप्स डिफाइन करोगे। 3 पॉइंट्स 3 स्टेप्स डिफाइन करने के बाद आप उसके अंदर फिर जो है वो सारी बातें करने के बाद आप एंड में एक फ्लो चार्ट बना दोगे, जिससे आपकी बात असल में नज़र आ जाए कि आपने क्या बात की है। कहते हैं एक्सप्लेन द केमिकल कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर फंक्शन को डिफाइन करने की चीज़ आपसे पूछी हुई है। सिंपल कहानी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरी डिफाइन करनी है आपने, स्टार्टिंग फ्रॉम एवरी सिंगल थिंग, और उसमें सारे फंक्शन डिफाइन करने, स्टेप बाय स्टेप, हेडिंग बाय हेडिंग। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं, याद करने वाली सिंपल चीज़ें होती हैं। स्ट्रक्चर, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया विद डायग्राम। अच्छा, आपने बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पूरा डिफाइन करना है। याद रहे कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर और डिफाइन करते हो तो उसमें एक एक चीज़ आपको बतानी होती है, यानी उसमें आपने प्लास्मिड से लेके उसमें फ्लैजिला, उसमें पिलाई, उसमें मीजोसोम्स, उसमें न्यूक्लियोइड्स, एवरी सिंगल थिंग हैज़ टू बी डिस्कस्ड। फिर कहते हैं डिस्कस कैटेगराइजेशन ऑफ प्लांट बेस्ड ऑन ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट। इसमें अब हाइड्रोफाइट्स, हेलोफाइट्स, मीजोफाइट्स और जितने भी आपके पास प्लांट्स हैं, जीरोफाइट्स, इन सबको डिफाइन करेंगे स्टेप बाय स्टेप, एग्जाम्पल्स के साथ, उनकी एडेप्टेशंस के साथ। याद रहे कि आपके पास जो सवालात हैं वो एटलीस्ट 2.5 to 3 पेजेस मिनिमम आपके होने चाहिए, जिसमें आपके पास हेडिंग्स मौजूद हो। अगर सवाल में डायग्राम पूछी जा रही है, डायग्राम बतानी है। दिस वॉज ऑल अबाउट फर्स्ट ईयर बॉटनी पेपर।